अस्सलाम वालेकुम। सीए एजुकेशन पॉलिसी 2025 को हम सीए फाइनल के एतबार से कवर करेंगे कि सीए फाइनल के जो भी स्टूडेंट्स हैं वो इस पॉलिसी से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो ट्रेनिंग के 3 ऑप्शंस हैं उनको किस तरह से देखा जा सकता है और क्या फिजिबल ऑप्शन है, जो न्यू सब्जेक्ट्स आए हैं वो कैसे हैं और ख़ास तौर पे जो सस्टेनेबिलिटी का सब्जेक्ट आ रहा है उसको किस तरह से देखा जा सकता है। तो इसके लिए ख़ास तौर पे मैंने क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट सर मुज़म्मिल मुनाफ को इन्वाइट किया है, जो कि हम जूम सेशन में कम्प्लीटली ये चीज़ें कवर कर रहे होंगे। तो कम्प्लीटली सेशन देखिएगा ताकि आपके लिए अच्छी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं मेहताब आप? थैंक यू सो मच सर, अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो एजुकेशन पॉलिसी आई है, ये आप इसके बारे में क्या कहते हैं और फिर हम फर्दर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। देखें, ये बात ज़रूरी है और ये सही है बिल्कुल कि चेंज जो है वो चीज़ों में आता रहता है। लेकिन हमारी आई कैप की जो है वो खासी एक हिस्ट्री रही है बहुत ज़्यादा चेंजेस लेके आने की और चीज़ों को जो है वो बदलने की। मुझे याद है जब मैं सीए कर रहा था तो 2013 2012 मेरा मॉड्यूल ABCD वाला टाइम था। उस वक्त ये नई एजुकेशन स्कीम आई थी 2013 की। और उसमें जो है वो हम कैफ की तरफ पहली बार गए थे। मॉड्यूलर सिस्टम खत्म हो गया था, तब AFC इंट्रोड्यूस हो गया था। फाइनल के लेवल पे चेंजेस आई थी, लेकिन उस वक्त मुझे मोटी मोटी जो बातें समझ आई थी वो ये आई थी कि आई कैप एक मुकम्मल स्टडी बेस्ड एग्जाम की तरफ जा रहा है। पेपर ऑप्ट करने वाले ऑप्शंस की तरफ जा रहा है कि स्टूडेंट्स को ऑप्ट कर सकें, अपनी मर्जी से पेपर जो है वो दे सकें। फ्लेक्सिबिलिटी लाना मकसद है। फिर किताबें प्रोवाइड करने का मकसद ये था कि अब आई कैप जो है वो थियरी नहीं टेस्ट करेगा, तो तकरीबन हर पेपर के अंदर प्रैक्टिकलिटी आना शुरू हो गई थी। एडवांस ऑडिट, एडवांस अकाउंटिंग रिपोर्टिंग की आप बात करें, आप जो है उस वक्त बिजनेस मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटजी का पेपर हुआ करता था। आप इसी तरीके से MSc 1 MSc 2 की बात करें तो आई कैप बहुत ज़्यादा अपने कंटेंट में, चाहे वो अकाउंटिंग हो, चाहे वो ऑडिटिंग हो, चाहे वो स्ट्रेटजी हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो मैनेजमेंट हो, वो बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा था इस चीज़ के ऊपर कि लोग की स्टडीज़ की तरफ जाएं, प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ जाएं, एक्चुअल प्रॉब्लम्स की तरफ जाएं। तो वो राइट। एजुकेशन स्कीम का मकसद वहाँ पे जो है वो नज़र आ रहा था। फिर उसके बाद थोड़े बहुत चेंजेस और भी आए। कैफ में ग्रुप A ग्रुप B बन गया। फिर इसी तरीके से जो है वो कुछ और चेंजेस लाने की जो है वो बहरहाल सब्जेक्ट वाइज कोशिश की गई। MFA नाम का एक नया सब्जेक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया। ये सारी चीज़ें टुवर्ड्स बेटरमेंट थी। स्टूडेंट्स जो है वो बड़ी पिक्चर नहीं देख पाते, वो देखते हैं यार चेंजेस आ गए, लेकिन बड़ी पिक्चर का मकसद यहाँ पे ये होता है कि जो लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं, हैंड्स ऑन कोर्सेज की खास तौर पे आप बात करें, जो लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं, स्किल्स हैं, उसमें अपग्रेड किया जा सके। लेकिन बहरहाल ये एक सितम ज़रीफी, ये एक ज़रूर है कि भाई एक इदारा है, मतलब मुल्क का बहुत बड़ा इदारा, ऑर्डिनेंस के थ्रू कायम हुआ थोड़ा सा एक ये होता है कि आपकी प्लानिंग एटलीस्ट 10-15 साल की तो हो। आप एक एजुकेशन स्कीम लाए, फिर उसके बाद अगली दफा फिर ले आए, फिर अगली दफा फिर ले आए। ये इतनी फ्रीक्वेंट चेंजेस ये बताती है कि शायद पहली स्कीम के वक्त आपकी इतनी रोबस्ट प्लानिंग नहीं थी, या शायद इतना रोबस्ट थॉट प्रोसेस नहीं था कि आपको इतनी जल्दी चेंजेस जो है वो लाने पड़ गए। तो चेंजेस लाने का मकसद बहरहाल ठीक है, अच्छा है अपनी जगह पे, लेकिन थोड़ा सा एक प्लान्ड अप्रोच से ये होने चाहिए कि बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी फ्रीक्वेंटली आपको बहुत कुछ ना बदलना पड़े, क्योंकि टीचर्स अपना कंटेंट उस हिसाब से प्रिपेयर करते हैं, स्टूडेंट्स अपनी चीजें उस हिसाब से करते हैं। बहुत ज्यादा रैपिड चेंजेस लाना, फिर उसमें ज़ाहिर है कोई एजुकेशन स्कीम लाना इजी नहीं है, ट्रांजिशनिंग पॉलिसी होती है। पुराने स्टूडेंट्स का क्या होगा, नए का क्या होगा, जो बीच में फंसे हुए हैं उनका क्या होगा, पुराने पुराने स्टूडेंट्स हैं जिनके बहुत पहले के पेपर्स बाकी हैं उनका क्या होगा, उन्हें किस तरीके से जो एग्जाम्पशंस वगैरह चीजें दी जाएंगी। तो ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव हैसल जो है वो बनता है। सो एजुकेशन स्कीम आ रही है, बेशक आए, आने के बाद एक रोबस्ट साइकिल हो, और फिर उसके बाद वंस वो इम्प्लीमेंट हो तो एक अच्छे साइजेबल टाइम के लिए वो इम्प्लीमेंटेड रहनी चाहिए, ताकि बहुत ज्यादा उसके अंदर जो है वो चीजें बार बार तब्दील ना हो रही हैं। लेकिन बहरहाल इस स्कीम का मकसद भी यही है कि वो लेटेस्ट ट्रेंड्स और नए एडवांसमेंट्स की तरफ लेके जाया जाए। अच्छा सर, एक और बात है कि जो एजुकेशन पॉलिसी की टाइमिंग होती है ना, ये भी बड़ी ख़तरनाक होती है और फिर इनके ऊपर बात करना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि अभी बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे होते हैं और फिर एजुकेशन पॉलिसी आ जाती है। चलिए वो एक और सेपरेट बात है, बट क्योंकि सीए फाइनल को हम ज़्यादा टारगेट करना चाह रहे हैं, तो सर ये बताइएगा कि सीए फाइनल लेवल पे कौन से सब्जेक्ट्स में चेंजेस आई हैं, कौन से आउट हुए हैं, कौन से इन हुए हैं, इसमें जो न्यू सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में बताइएगा। सी फैब से स्टार्ट कर लेते हैं। MSc के तो पेपर्स बहरहाल MSc 1 MSc 2 सॉर्ट ऑफ एलिमिनेट हो गए हैं, लेकिन उनकी जगह एक नया स्ट्रेटेजिक केस स्टडी का पेपर इंट्रोड्यूस हुआ है। और सी फैब लेवल के ऊपर जो 6 पेपर्स हैं उनमें से C-FAB 3 स्ट्रेटेजी एंड परफॉर्मेंस मेजरमेंट की जगह एक नया एग्जाम जो है वो नजर आया है, दैट इज कॉल्ड सस्टेनेबिलिटी फॉर अकाउंटेंट्स। मैं थोड़ा सा आपको इसका बैकग्राउंड जो है वो बता देता हूँ। आपने देखा होगा दुनिया की हर इंडस्ट्री में ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, कार्बन फुटप्रिंट, ग्लोबल वार्मिंग की कॉन्सिक्वेंसेज, इन सब पे बात हो रही है और इन सब पे एडवांसमेंट्स जो है वो आ रही है।
आज से काफी साल पहले ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव, यूएस का एक इदारा है, जीआरआई, ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव्स के तहत ये जो सस्टेनेबिलिटी, सर पहले जो है वो सीएसआर का पर्सपेक्टिव हुआ करता था, लेकिन अब ये चीज जरूरत बन चुकी है। तो ये सीएसआर नहीं है, इट्स अ नेसेसिटी नाउ। इसे ट्रिपल ट्रिपल बॉटम लाइन रिपोर्टिंग या सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग कहा जाता है, जिसमें तीन एस्पेक्ट्स होते हैं कि भाई कंपनी सिर्फ ये ना बताए कि शेयर होल्डर ने क्या कमाया है, कंपनी ये भी बताए कि शेयर होल्डर के कमाने के साथ साथ सोसाइटी ने इन जनरल क्या फायदा उठाया है उससे, सोशल पर्सपेक्टिव, और एनवायरनमेंट को कितना फायदा नुकसान जो है वो पहुंचा है, और उसको रिड्यूस करने के लिए आप क्या कर रहे हैं। क्या आप एक दरख्त काट रहे हैं तो एक नया लगा रहे हैं? क्या आप तो आज उस दरख्त को काट देंगे, लेकिन आज से 20 साल बाद जिस जनरेशन ने आना है, जिसने जवान होना है, जिसने आके काम करना है, कि उनके लिए वो रिसोर्सेज बचे रहेंगे या नहीं बचे रहेंगे। तो आप इसको ऐसे एज्यूम करें कि क्लासरूम में उसमें पहले स्टूडेंट्स का ग्रुप आया है, उन्हें कुछ कलर्स मिले, अब वो कलर्स बाद में आने वाले स्टूडेंट्स ने भी इस्तेमाल करने हैं। तो या तो वो बच्चे कुछ ऐसा करें कि नए कलर्स प्रोड्यूस हो जाएं, या कुछ इस तरह से एहतियात से इस्तेमाल करें कि बाद में आने वाले भी वो कलर पेंसिल्स को इस्तेमाल कर सकें। तो ये दुनिया भी ऐसी ही है, कलर पेंसिल्स की जो है वो ट्रेडिंग है और एक्सचेंज है, कि हम अगर चले जाएंगे दुनिया से तो हमारे बाद लोग आएंगे जो इन रिसोर्सेज को इस्तेमाल करेंगे। इसका पूरी दुनिया में शोर मचा हुआ है, एंड एवरी कंपनी इज टेकिंग एवरी पॉसिबल इनिशिएटिव्स। आपने कार्बन क्रेडिट्स की ट्रेडिंग के बारे में सुना होगा, आपने ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में सुना होगा। जो कंपनीज ग्लोबल वार्मिंग को इंक्रीज करती हैं, वो कोई ना कोई काम ऐसा करती हैं जिससे रिन्यूएबल एनर्जी और इन सारी चीजों को, ग्रीन एनवायरनमेंट को प्रमोशन जो है वो मिल सके। तो बहरहाल ये आज नहीं तो कल अकाउंटेंसी के अंदर भी जो है वो आना ही था। मुझे याद है 2017, 18, 19 में मैं ये सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग का टॉपिक पढ़ाया करता था। उसके बाद मैंने आगे भी जो है वो इसको सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग को एसपीएम के अंदर जो है वो कंटिन्यू किया, स्ट्रेटेजी एंड परफॉर्मेंस मेजरमेंट के पेपर के अंदर। तो बहरहाल यही बात बताई जाती है कि कैसे आप अकाउंटेंट्स, बीइंग एन अकाउंटेंट, आप कैसे इसको जो है वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ब्रेन और कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी के अंदर ला सकते हैं, ऑपरेशंस में ला सकते हैं, रिपोर्टिंग में ला सकते हैं। इसके ऊपर स्टैंडर्ड्स भी दुनिया में S1 S2 इस तरह के नाम आप सुनेंगे। इसके ऊपर स्टैंडर्ड्स भी जो है वो दुनिया में आ चुके हैं, और ये कोई शॉकिंग या हैरान कुन बात नहीं है कि आए कि आपको इसे अपने सिलेबस में लेकर आना है, बिल्कुल लेके आना है। आज आप ऑडिट करते वक्त जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं वो ये देखते हैं कि जी शेयर होल्डर्स को क्या बचा, प्रॉफिट ही निकालते हैं ना, फाइनेंशियल पोजीशन ही निकालते हैं, शेयर होल्डर्स को क्या बचा क्या नहीं बचा। अब कल को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इस बात पे भी रिपोर्ट करेंगे कि जी इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स क्या हुए, सोसाइटी पे इफेक्ट्स क्या हुए, कंपनी के जितने स्टेक होल्डर्स हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम शेयर होल्डर्स, देन कमिंग एम्प्लॉइज, सप्लायर्स, कस्टमर्स, गवर्नमेंट, टैक्स वगैरह की परस्पेक्टिव से, सोसाइटी इन जनरल, सोसाइटी इन स्पेसिफिक। मैंने ऐसे इन जनरल में पूरे मुल्क की बात कर रहा हूँ, मैंने ऐसे स्पेसिफिक मैं उस जगह की बात कर रहा हूँ जहाँ पे आपने उस फैक्ट्री को सेटअप किया है या कंपनी को सेटअप किया है। फिर आ जाते हैं आपके जो जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, चाहे वो जमीनी हो, हवाई हो, पानी है, आबशार, दरिया, ये सारी चीजें आ जाती हैं। पहाड़ है, किसको आप कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं एनवायरनमेंट में, आप कितना कार्बन इफेक्ट जो है वो क्रिएट कर रहे हैं, कितना इस दुनिया को लिवेबल बना रहे हैं और कितना इस दुनिया को जो है वो परेशान कर रहे हैं या उसकी हालत को जो है वो खराब कर रहे हैं। ये सारी चीजें बहरहाल सस्टेनेबिलिटी के एस्पेक्ट से आज नहीं तो कल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के नॉलेज बेस के अंदर, स्किल सेट के अंदर आना जरूरी थी। अब ये नहीं पता कि सस्टेनेबिलिटी फॉर अकाउंटेंट सब्जेक्ट के अंदर स्ट्रैटेजी और बिजनेस मैनेजमेंट का एरिया कहाँ जाता है, जो पेपर की जगह ये नाम आया है, क्या उसके अंदर वो सारे एलिमेंट्स रहते हैं? क्योंकि इंडस्ट्री के परस्पेक्टिव से ना देखिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट सिर्फ ऑडिटर नहीं बनते, वो कंपनीज में भी जाते हैं, वो इंडस्ट्री में भी काम करते हैं, वो कोई फ्रीलांसिंग की तरफ जाता है, कोई अपने बिजनेस की तरफ जाता है, कोई कंसल्टिंग की तरफ जाता है, कोई मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड कह लें, एम्प्लॉयड कह लें, बिजनेस कह लें, तीनों तरीके के कामों में लोग जाते हैं। सो बहरहाल जब वो अपने कामों की तरफ जाएंगे या अपनी चीजों की तरफ जाएंगे, तो इंडस्ट्री के अंदर एक बहुत बड़ा रोल होता है बिजनेस और स्ट्रेटजी और फाइनेंस वाले एरिया को समझना। अब वो जो स्ट्रेटेजिक, जो पहले बिजनेस फाइनेंस डिसीजन C5 4 हुआ करता था, वो अब स्ट्रेटेजिक बिजनेस फाइनेंस के नाम से हमारे पास जो है वो पेपर इंट्रोड्यूस हुआ है। तो या तो कुछ पोर्शन आपका जो जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट का कुछ पोर्शन है, वो या तो इस पेपर के अंदर एकोमोडेट होता हुआ नजर आएगा, या सस्टेनेबिलिटी फॉर अकाउंटेंट्स में एकोमोडेट होता हुआ नजर आएगा। लेकिन सस्टेनेबिलिटी, ग्रीन हाउस इफेक्ट, इन्वायरमेंटल पर्सपेक्टिव, सोशल पर्सपेक्टिव, इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव, जीआरआई स्टैंडर्ड्स, ये बहुत टाइम से इस पर चीजें हो रही हैं। मुझे याद है व्हेन आई वाज इन फर्ग्यूसन, तो 2016-17 में इसकी ट्रेनिंग सेशंस लाहौर में हुआ करते थे, और हमारे कुछ कोलीग्स ने अटेंड भी किए थे। तो ये तो बहुत पहले से इसके ऊपर डेवलपमेंट हो रही है और चीज बहुत आगे बढ़ चुकी है। लेकिन नाउ इज द टाइम कि अब ये स्टूडेंट्स के स्किल सेट के अंदर और सिलेबस के अंदर भी इसका जो है वो पार्ट होना चाहिए, ताकि आगे जाके वो ये तीनों डायमेंशंस को समझ सकें और ऑडिट भी उसी लिहाज से जो है वो कर सकें। मैं रिसेंटली लिंक्डइन पे अपनी एक एक्स कोलीग का स्टेटस देख रहा था, तो उनका बाकायदा ऑडिट डिपार्टमेंट से ट्रांसफर हुआ है ESG ऑडिट्स की तरफ, जहाँ पे वो ये सारी चीजों की सस्टेनेबिलिटी का ऑडिट करेंगे प्राइमरीली।
जी इन्वायरमेंटल सोशल ये सारे इम्पैक्ट्स किस तरह से कंपनी जो है वो इन्वायरमेंट पे डाल रही है। आसान नहीं होगा ज़ाहिर है कार्बन को मेजर करना, एस्टिमेट करना या नुकसान को, फ़ायदे को एस्टिमेट करना। लेकिन बहरहाल ये स्टैंडर्ड जिसके बारे में बात करते हैं और इसी को लेकर ICAP जो है वो इस पेपर को इंट्रोड्यूस करेगा, जिससे स्टूडेंट्स को एक नई स्किल और एक नई चीज़ के बारे में पता चलेगा। अच्छा सर, फर्दर मैं ना ट्रेनिंग के बारे में पूछना चाहता हूँ कि ट्रेनिंग्स के 3 अभी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो इसके बारे में काफ़ी कंफ्यूज किया जा रहा है। पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई इन ऑप्शंस की? और फिर अगर ये 3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं तो इसमें सबसे जो रीज़नेबल ऑप्शन है, आपकी नज़र में वो स्टूडेंट्स को कौन-सा ऑप्ट करना चाहिए? देखिए, एक बात यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि स्टूडेंट यानी हमारे जो ICAP के स्टूडेंट्स थे, वो जब अपनी आर्टिकल्स और अपनी ट्रेनिंग पीरियड के लिए फर्म जाया करते थे, तो वहाँ पर जाने के बाद वो 1.5 साल का पीरियड आपने गुज़ारा, फिर आपने एग्ज़ाम्स जो है वो देना शुरू किए, फिर 1 साल का वो पीरियड हो गया। 1 साल का पीरियड गुज़ारा, फिर आपने अपने एग्ज़ाम्स वगैरह को देना जो है वो शुरू किया, तो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा बैक एंड फोर्थ रहता था कि काम किया, फिर छुट्टी पे गए, फिर काम किया, फिर छुट्टी पे गए। पढ़ाई का भी प्रेशर, वो वाला प्रेशर भी। अब हर स्टूडेंट देखिए अलग तरीके का है। कुछ स्टूडेंट्स हैं वो जॉब के साथ पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाते हैं, कुछ पढ़ाई के साथ जॉब पे फोकस नहीं कर पाते, कुछ दोनों पे ही फोकस कर लेते हैं, कुछ दोनों पे नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल। तो हर स्टूडेंट एक अलग अंदाज से जो है वो सोचता है, एक अलग अंदाज से उसका सीखने समझने का और चीज़ों को करने का जो है वो अंदाज है। प्लस फर्म्स को भी ये बात फील होती है कि भाई हम काम करवाएं या हम छुट्टी पे जो है वो भेजते रहे, हमारा स्टाफ हमारे पास कब जो है वो अवेलेबल होगा। मेरा ख्याल है ये फ्लेक्सिबिलिटी है जो ICAP ने ये इन 3 ऑप्शंस को बना के दिया है। ये फ्लेक्सिबिलिटी है जो स्टूडेंट को ये ऑप्शन दे रही है। देखिए मैं कभी भी इस बात का शैदाई नहीं था कि मुझे जो है वो बहुत जल्दी और बहुत तेज सीए करना है। ठीक है, मेरे कंपैरिजन मेरे भी अंदर आता था। मैंने भी अपने पीयर्स और साथ के लोगों को देख के वो जो 5-5 पेपर भी उठाए, लेकिन 2 ही निकले। मुझे समझ आ गया मैं कितने पेपर एक वक्त में निकाल सकता हूँ, कितना पढ़ सकता हूँ। व्हेन आई कोलैप्स्ड। ठीक है। सो कहने का मकसद हर स्टूडेंट डिफरेंट है। अब कोई स्टूडेंट अगर इस बात में कंफर्टेबल है कि यार मैं पढ़ लूँ तरीके से, तो वो 4 पेपर वाले ऑप्शन पे जा सकता है कि ठीक है यार मैं पहले अपने 4 पेपर जो है वो क्लियर कर लेता हूँ, रिमेनिंग जो है वो मैं अपनी ट्रेनिंग पीरियड के साथ जो है वो ले लूँगा। और हो सकता है कि ये चीज़ जो ICAP ने इंट्रोड्यूस की है, स्टूडेंट्स के लिए शायद इतनी फ्रूटफुल हो या इतना उनको समझ आ जाए कि बाद में ICAP आगे जाके कभी साल 2 साल बाद ये कहे कि भई सारे ही पेपर्स दे के आ जाओ ट्रेनिंग पीरियड के लिए, ठीक है? तो अगर किसी स्टूडेंट के लिए ये बहुत अच्छा जो है वो मेथड है और बहुत अच्छा तरीका है कि वो पहले पढ़ना चाहते हैं और फिर उसके बाद वो ट्रेनिंग की तरफ आके बाकी पेपर्स करें, ये भी ज़ाहिर है उन्हें एक फ्लेक्सिबिलिटी देता है। ट्रेनिंग का टाइम पीरियड उनका 6 महीने रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन पता नहीं क्यों मैं स्टूडेंट्स को हमेशा ये एडवाइस करता हूँ कि भाई ज़िंदगी के PNL में ना ये 6 महीने, 8 महीने, साल कोई बड़ा टाइम नहीं होता। कोई बड़ा टाइम नहीं होता। हम अभी रेस में लगे हुए होते हैं, ये जल्दी कर लें, वो कर लें, 5 पेपर उठा लें, 6 पेपर उठा लें। भई आप एक दफ़ा क्वालीफाई हो जाएँ, उसके बाद आप हर चीज़ एक स्पीड से नहीं कर रहे होंगे। हर कोई 2 साल में असिस्टेंट मैनेजर से मैनेजर नहीं बनेगा, हर कोई मैनेजर से सीनियर मैनेजर जो है वो जल्दी नहीं बनेगा, हर कोई CFO जल्दी नहीं बनेगा। तो लाइफ टेक्स थिंग्स टेक टाइम। तो ठीक है, आप क्वालिफिकेशन में भी 6-8 महीने को लेके ना रोएँ ना। पेपर निकल जाए, आपकी ट्रेनिंग अच्छी हो जाए, आप एक हीरा प्रोफेशनल बन जाएँ, बहुत अच्छी आपकी जब वो ट्रेनिंग हो जाए, बहुत कुछ आपको आता हो, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है। तो अगर एक स्टूडेंट इस चीज़ में कंफर्टेबल है कि मैं पहले पढ़ लूँ तरीके से, फिर मैं जाके ट्रेनिंग में जो है वो ऑप्ट कर लूँगा, तो बहरहाल 4 पेपर देके अपनी ट्रेनिंग शुरू कर सकता है। एक स्टूडेंट है वो कहता है नहीं यार मैं काम पे फोकस कर लूँ, मुझे काम सीखना है, पेपर्स मैं उसके बाद दे दूँगा। तो अनइंटरप्टेड लर्निंग वाले ऑप्शन की तरफ जो है वो जा सकता है। इसी तरीके से अगर कोई ड्यूरिंग द ट्रेनिंग इसी चीज़ में कंफर्टेबल है कि आई कैन फोकस ऑन बोथ, वो उन दोनों को जो है वो ऑप्ट कर सकता है। तो इसमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है, फर्म्स के लिए भी थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है, स्टूडेंट्स के लिए भी। जिस तरीके से स्टूडेंट लेना चाहें, लेकिन अगर कोई सिर्फ इसलिए किसी ऑप्शन को ऑप्ट कर रहा है कि इसमें मेरा टाइम बचेगा, तो भाई आप एक दफा ट्रेनिंग का पीरियड सिक्योर कर लें, वो बहरहाल एक अच्छा माइलस्टोन है। उसके बाद आप सीखते चले जाएंगे, करते चले जाएंगे। वक्त 6 महीने, 8 महीने, साल आगे पीछे हो गया, कोई इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे नहीं याद आज तक, मतलब इट्स बीन अबाउट 7 to 8 years नाउ कि मैं क्वालिफाई हो चुका हूँ, मुझे किसी ने नहीं पूछा कि मेरा कौन सा पेपर जो है वो कितने टाइम पीरियड में क्लियर हुआ और किस टाइम पे जो है वो मेरे पेपर कितने निकले और कितने नहीं निकले। सो अगर ये 3 ऑप्शंस स्टूडेंट के सामने हैं और वो देखते हैं कि भाई उनको क्या चीज़ सूट करती है, तो वो तीनों में से किसी एक ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं। शुरुआत में मुझे लगता है मेजॉरिटी स्टूडेंट्स इसी चीज़ को साइन अप करेंगे कि भाई हम जो है वो ट्रेनिंग के साथ ही जो है वो पेपर दे दें, क्योंकि देखें आर्टिकल्स मिलना एक मसला हो गया है। बहुत ज़्यादा सप्लाई है हमारे पास कैफ क्लियर स्टूडेंट्स की, और इतनी ज़्यादा हर किसी को कुछ मखसूस इदारों में जाना होता है लेकिन वहाँ पे नहीं हो पाता। फिर वो बहुत ज़्यादा टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ होता है कि जी यहाँ पे हुआ, अब हम जाएँ, ना जाएँ। हो गया तो फिर लोग छोड़ने वाली करते हैं। फिर वो इदारों में अप्लाई करते रहते हैं जो नाम उनके ज़हन में रजिस्टर्ड है। सो स्टूडेंट्स आर्टिकलशिप सिक्योर कर लें, उसके बाद वो पेपर्स दे दें, कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है। और अगर कोई पहले 4 पेपर दे के उसमें उसके बाद भी ट्रेनिंग में जाना चाहता है,
तो वो भी कर सकता है, व्हाटएवर सूट्स यू, बस आप क्वालिफाई कर जाएं, आप पेपर निकाल लें, आप अच्छी जगह ट्रेनिंग हासिल कर लें, आप अच्छे प्रोफेशनल बन जाएं, ये मैटर करता है बस। चलें, माशाल्लाह सर, थैंक यू सो मच कि आपने डिटेल में गाइड किया। अच्छा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप थोड़ा-सा टाइम निकालें कि ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब से भी इम्प्लीमेंट होगी, कि अभी फाइनल के सब्जेक्ट जो आपके अंडर आते हैं, कि हम वन बाय वन उनको डिटेल में कवर करें, और इसी तरह से लाइक एक हमारे पास कंप्लीट प्लेलिस्ट आ जाए कि एक्चुअली फाइनल के सब्जेक्ट्स न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या होने वाले हैं, तो ये भी बहुत बेहतर हो जाएगा। ठीक है, हम इंशाल्लाह इसको कर सकते हैं। अभी तो खैर एजुकेशन पॉलिसी का ये जो ड्राफ्ट आया है, इस पे भी डिस्कशंस होंगी, अमेंडमेंट्स भी हो सकती हैं, आईकैप कोई ट्रांजिशन पॉलिसी भी देगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स के ज़हनों में ये भी सवाल होगा कि मेरा फलां क्लियर हो गया तो मैं ये दूँगा या नहीं, मेरा वो हो गया तो ये होगा या नहीं, ट्रांजिशन में क्या होगा? तो हम एक Q&A सेशन उसके ऊपर भी रख सकते हैं। आफ्टर वी गेट टू हियर सम डिटेल्ड कन्वर्सेशन, डिटेल्ड कम्युनिकेशन फ्रॉम आईकैप, उसको भी जो है वो कंसिडरेशन में ला सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट भी इसकी कवरेज जो है वो कर सकते चलें सर, थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन हैं। थैंक यू मेहताब, थैंक यू फॉर हैविंग मी।